यस बच्चे, आज इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में 9th क्लास में उपयोगिता अथवा तुष्टिगुण से स्टार्ट कर रही हूँ। कल आपको मैंने इस लेसन इकोनॉमिक्स से संबंधित यानी अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली स्टार्ट कराई थी। ठीक है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। आपके लिए किसी भी चीज़ की उपयोगिता कम है जब आपकी आवश्यकता की उससे पूर्ति हो रही है। उदाहरण के लिए कपड़ा मनुष्य को तन ढकने की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, अतः उसमें उपयोगिता है। किंतु उपयोगिता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में माप सकें। द्रव्य के रूप में या इकाइयों के रूप में से प्रकट करने के प्रयत्न किए जाने पर अनुमान मात्र हैं। उपयोगिता के अमापनीय होने के कारण उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, अर्थात वह मनुष्य के मस्तिष्क की वस्तु या गूंगे का गुण है। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हम कोई भी जो हमारी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है वो हमारी उपयोगिता कहलाती है। लेकिन इसको नापना या संख्यात्मक कोई मतलब मेज़र करना, कई बार ऐसा होता है कि आपको भूख होती है, ठीक है, आप उसे नाप नहीं सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या कहता है ये। उपयोगिता सापेक्षिक भी होती है, अर्थात देश, काल, पात्र आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। प्रत्येक मनुष्य को सोचने समझने का ढंग अलग अलग होता है, जिससे वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होता है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को चाय की आदत है उसके लिए चाय उपयोगी है, लेकिन जो व्यक्ति चाय से घृणा करता है उसको चाय में कोई उपयोगिता नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए इसने इसे मनोवैज्ञानिक विचार कहा है, क्योंकि बच्चे ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी हो वो आपके लिए भी उपयोगी हो। वही चीज़ इसने उदाहरण में दिया है। एक बच्चा है, मान लीजिए उसे खिलौने की आवश्यकता है, उसके लिए वो उपयोगी है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खिलौना उसके लिए यूज़लेस है। तो हम केवल इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं साधारण बोलचाल में कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का संबंध लाभदायकता, अलाभदायकता, अच्छाई, बुराई, नैतिक अनैतिक से नहीं होता है। उपयोगिता के जो लक्षण होते हैं वही ये जो हम लक्षण पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा। उपयोगिता आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल क्लियर है। आपके लिए कोई चीज़ दूसरी उपयोगी होगी, मेरे लिए दूसरी होगी। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकती है। उपयोगिता आपकी धनात्मक, शून्य और गुणात्मक भी हो सकती है, और उपयोगिता आपकी अदृश्य भी हो सकती है। तो मेन आपको उपयोगिता का बस एक ये डेफिनेशन ही इसमें याद रखनी है कि किसी भी वस्तु की मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि करने की जिसमें क्षमता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, उपयोगिता, और वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे धन अथवा संपत्ति। साधारण बोलचाल में धन का आशय जमीन, मकान, जेवर, रुपया, पैसा जैसी वस्तुओं से लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में धन इससे और ज़्यादा व्यापक है। इसमें हम व्यापारिक साख जैसी अभौतिक वस्तुएं भी शामिल करते हैं। व्यापारिक साख का मतलब होता है बच्चे जिसकी मार्केट में आप बहुत ज़्यादा गुडविल अच्छी हो, मार्केट में साख अच्छी हो, वो अपने नाम पर कितना भी पैसा उधार उठा सकता हो, अपने नाम पर कितना ही रुपया उधार खरीद सकता हो, तो वो उसकी साख कहलाती है। धन का आशय उन सभी वस्तुओं से है जिनका की मूल्य होता है, और किसी वस्तु का मूल्य तब होता है जब उसमें 3 गुण होते हैं, जैसे कि वह उपयोगी हो, सीमित मात्रा में हो और वो हस्तांतरणीय भी हो। तो यानी ये तीनों चीज़ उसमें हैं तभी हो। जब तक वस्तुओं में मूल्य विनिमय नहीं है तो वह धन नहीं मानी जाएगी। जिन वस्तुओं का मूल्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक वस्तुएं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है जितनी भी वस्तुएं हमारी धन से संबंधित होती हैं वो हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आज ये धन की विशेषताएं देखते हैं। उसमें उपयोगिता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक पुस्तक विद्यार्थी के लिए उपयोगी है क्योंकि वह
उसके अध्ययन की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, अतः वह उसके लिए धन है, परंतु एक अनपढ़ के लिए वह उपयोगी नहीं है, तो इसलिए वह उसके लिए धन नहीं है। तो यानी उपयोगिता किसके लिए क्या ज़रूरी है उस पे भी धन डिपेंड करता है। सेकंड, उसमें सीमितता या दुर्लभता होनी चाहिए, अर्थात वह मांग की तुलना में सीमित मात्रा में प्राप्त हो। उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी धन में नहीं गिनी जा सकती क्योंकि उसमें सीमितता का गुण नहीं है। ठीक है, सीमितता का मतलब एक एरिया तक। यदि आप सूरज की रोशनी की बात करो तो पूरे विश्व में उसकी रोशनी मिलती है, ठीक है, और वो आपके हिसाब से भी नहीं चलती, तो इसलिए उसमें सीमितता या दुर्लभता नहीं है। नंबर 3, वस्तु में हस्तांतरणशीलता होनी चाहिए अथवा उसका स्वामित्व बदलने वाला होना चाहिए। प्रायः उन वस्तुओं में हस्तांतरणशीलता नहीं होती जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी, प्रकृति की हवा, इन्हें हम धन में नहीं गिन सकते, किंतु व्यक्ति का कलम या मकान जिसका स्वामित्व वो दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है धन में गिना जाएगा। तो जिस चीज़ को आप दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकते वो धन नहीं है। नंबर 4, वस्तु में बाह्यता होनी चाहिए। मनुष्य के बाह्य अधिकार की वस्तुओं को ही धन की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य के बाह्य वस्तुओं या आंतरिक गुणों को हम धन में नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये थी आपकी धन की कुछ विशेषताएं जिससे ये क्लियर हुआ कि वो धन है या नहीं। अगला डिफरेंस है वस्तु और धन में अंतर। नंबर 1, इसमें दुर्लभता का गुण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें दुर्लभता का गुण होना आवश्यक है। इसमें विनिमय साध्यता नहीं है, इसमें विनिमय साध्यता होती है। इसमें हस्तांतरणशीलता का गुण हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद के लाए, वो अपने लिए भी ला सकते हो और किसी और के लिए भी। इसमें हस्तांतरणशीलता का गुण अवश्य होता है। इसके लिए बाह्यता होना आवश्यक नहीं है और इसमें आवश्यक है। अगला हेडिंग हम देखते हैं धन के भेद या वर्गीकरण। जो धन है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: व्यक्तिगत, निजी, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय। तो आज ये पहला व्यक्तिगत, नाम से पता चल रहा है बच्चे। इस वर्ग में धन कहलाने वाली उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसका स्वामी कोई व्यक्ति विशेष होता है। वह ऐसे धन का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है, जैसे कि मनुष्य का अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कोई भी व्यवसाय, तो वो मनुष्य का अपना निजी अपना है। सामाजिक धन, इस वर्ग में धन कहलाने वाली उन वस्तुओं को गिना जाता है जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होकर संपूर्ण समाज या सरकार का होता है। ठीक है, जैसे कि आप पार्क की बात करो, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मॉल, तो उसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो क्या है, सार्वजनिक। अगला है राष्ट्रीय धन। किसी देश की संपत्ति को राष्ट्रीय धन कहलाएगा। इसमें समस्त व्यक्तिगत धन, सामाजिक धन और अन्य देशों से लेनदारियां सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय धन की गणना करते समय अन्य देशों के प्रति देनदारियां कर देनी चाहिए। अधिक विस्तृत अर्थ में हम कहें तो देश के प्राकृतिक साधनों, देशवासियों के व्यक्तियों के गुणों और देश के व्यापारिक संबंध भी राष्ट्रीय धन में गिने जा सकते हैं, क्योंकि हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए आपके खदानों से कोयला निकल रहा है, तो वो प्राकृतिक साधन, उन्हें भी हमें राष्ट्रीय, क्योंकि वो एक देश की प्रॉपर्टी है, ना कि वो किसी एक व्यक्ति की है। इसके बाद आता है इसका लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय धन। इस वर्ग में वो सभी धन शामिल हैं जिस पर सभी देशों का समान रूप से, अभी तो हम एक देश की बात कर रहे थे, अब यहाँ सभी देशों का, और सभी देश उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देश की सीमा से बाहर का समुद्र, देश की सीमा से बाहर का आकाश, महान लेखक जैसे कि आपके शेक्सपियर जो बाहर के देशों के हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम पूरे विश्व की बात करते हैं वो क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय धन। तो ठीक है 9th क्लास, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ाऊँगी और कल शायद ये आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा।